Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the new topic NCERT class 12th electromagnetic wave. What do you mean of electromagnetic wave? तो हमें पता है, we know that the wave is a propagate. वेव का जो फॉर्मेशन होता है या वेव जो मूव फॉर्मेट करता है, एग्जिस्ट करता है, वो प्रोपागेट करता है. इट मीन्स वेव विजिबल नहीं होता. ध्यान से सुनना, वेव विजिबल नहीं होता बट वेव वर्क करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने फ़ोन से आपके फ़ोन पे क्या करें, कॉल करते हैं, नंबर को कनेक्ट कराते हैं, तो वो डिजिट्स जो होते हैं वो कोडिंग से डिसाइड किया जाता है. उसके कारण वेव ट्रेवल करते हैं. वेव का जो ट्रेवलेशन होता है वो प्रोपागेशन के फॉर्म में होता है. इट मीन्स वेव प्रोपागेट करते हैं. तो हमें पता है, क्या पता है सर? हमें पता है जैसे माइक्रोवेव, ओवन, इन सब में जब हम ब्रेड वगैरह हीट मतलब पकाते हैं तो वो क्या करता है, रेडियो वेव की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फॉर्मेट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर हम करंट जेड एक्सिस में फ्लो कराएं, बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम करंट को जेड एक्सिस में फ्लो कराएं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में प्रोपागेट करता है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट होता है और वो एक डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है. किसको? डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है. जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वह हमारा कंडक्टर करंट के, इट मीन्स कंडक्शन करंट के बराबर होता है. तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो के बारे में देख लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया. अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमारे इस फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है बेटा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. इन्होंने कहा है, फिगर दिया गया है 8.6 में शो किया गया है कि अ कैपेसिटर मोड मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट. हमें पता है कैपेसिटर को अगर हमें बनाना हो तो दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है. उनके बीच का कुछ सेपरेशन होता है और उसी सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, आइए क्वेश्चन को हम लोग पूरा अच्छे से रीड करते हैं. मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट इज ऑफ रेडियस. दो प्लेट्स हैं, एक का रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और सेकंड का भी रेडियस है 12 सेंटीमीटर ऑफ द प्लेट. ओके, देन when the separation by two plates 5 centimeter, the capacitor is being charged by external source. हम बाहरी सोर्स की वजह से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. क्या करते हैं? कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. वो कह रहा है चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एट इक्वल टू 0.15 एम्पियर. फर्स्ट पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटर एंड द रेट ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो आइए हम ये पार्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए हमें क्या क्या दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं बेटा. मेरे भाई, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेकर के बहुत अच्छी होनी चाहिए. इट मीन्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, कमांड होना चाहिए. उन्होंने दो प्लेट्स दिया गया है और उस प्लेट को एसी सोर्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं. चलो दो प्लेट हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम किसी के साथ कनेक्ट करा दिए. इसका रेडियस दिया गया है इस प्लेट का r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच का सेपरेशन d इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, ये हमसे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा जबकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I इक्वल टू दिया गया है 0.15 एम्पियर. अच्छा, तो कैपेसिटेंस निकालने का C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
ए इंटू ए डिवाइड बाई डी। ये हम प्रीवियस लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं ना बेटा, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सॉरी डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² मीटर। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻4 देन -2 ऊपर जाएगा +2 तो -2 और 12 और -2 -14 इंटू पाई डिवाइड बाई 5। और जब हम इसे पूरी तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं इट मीन्स, अच्छा 12 की वैल्यू लिख लो बेटा, 12 की वैल्यू 144, 12 का स्क्वायर 144। और हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारी वैल्यू कितना आएगी देखो, कैलकुलेशन करो। पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई 144 में करा लो, ओके, या पाई की वैल्यू रखो 3.14 और आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कराएंगे। तो कैलकुलेशन कराने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बेटा, देख लीजिए कितना आएगा, आप लोग बताइए जल्दी से, 8.01 इंटू 10⁻⁻14 -12 पिको फैरड। जी हाँ, 8.01 इंटू 10⁻12 फैरड, और हम इसे लिखेंगे 8.01 पिको फैरड। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट में। आगे अब कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल कितनी होगी ना, पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना होगा, वो पूछ रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पोटेंशियल चार्ज। तो dv बाई dt हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा ना। और इसमें दिया क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है सर Q, अच्छा हमें पता है, हमें क्या पता है, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, हम लोग लिखते जाते हैं। Q इक्वल टू सर होता है CV ना जी, Q इक्वल टू CV, तो C की जगह V की जगह क्या रखेंगे, Q बाई C। देखिए आप लोग जल्दी बताइए। जी हाँ, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जी आप लोग कर चुके होंगे। अच्छा, अगर हम इसे कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें, dQ बाई dt लिखें और यहाँ से C को C एज अ कांस्टेंट, तो dV बाई dt लिख लिए। dQ बाई dt क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करेंट। देन I इक्वल टू C dV बाई dt। अब आपको dV बाई dt ही निकालना है, C को इस तरफ इंटरचेंजिंग कर दो, तो यहाँ पे dV बाई dt इक्वल टू I बाई C। तो I की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर डिवाइड बाई C की वैल्यू 3 इंटू 10, C एज अ कैपेसिटर, सॉरी C एज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैपेसिटर की वैल्यू कितना है, 8.01 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको जो dV बाई dt आएगा, dV बाई dt जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, देखिए जल्दी कैलकुलेट करिएगा। ये आएगा सर 1.87 इंटू 10⁻9, 1.87 इंटू 10⁻19 प्लस में 19 वोल्ट पर मीटर ना जी, वोल्ट पर सेकेंड, सॉरी वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ the rate of change of potential difference due to charging by capacitor of flow of charge produce is current 0.15 एम्पियर। ओके, देन हम यहाँ से निकाल लिए पोटेंशियल का रेट निकाल लिए। अब हमें बी पार्ट में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहा है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस अ प्लेट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है। बी पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्या कह रहा है भाई। डी पार्ट जो है मेरे बच्चों बहुत अच्छा कह रहा है, वो कह रहा है कि आप हमें बताइए ID डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू कैपेसिटर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पता चलता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट IT। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलता है तो हम वहाँ से कहते हैं लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, चेंज हो, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तब डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसे हम लिखते हैं डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिखते हैं ई ए। ठीक है, तो चेंज क्या कर रहा है, ई चेंज हो रहा है, ए हमारा कांस्टेंट है, एरिया ऑफ दिस प्लेट, प्लेट का एरिया सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है, क्या पता है बेटा, डी ई बाई डी टी होता है ई इक्वल टू वी बाई ए होता, वी बाई डी होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें इसी में तामझाम हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई इक्वल टू वी बाई डी। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी बाई डी लिखते हैं, अब यहाँ पे हम वी बाई डी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी। ध्यान से सुनिएगा, डी वी बाई डी टी। अब देखिए बेटा यहाँ से ये हमें क्या मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, एप्सिलॉन ए बाई डी इज अ कैपेसिटर। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस सी, हम क्या निकाल रहे थे, आई डी निकाल रहे थे, सी इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो हमें सी की वैल्यू पता है, कितना दिया गया है, 8.01 इंटू 10⁻⁻12 इंटू डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है कितना, अभी हम लोग निकाले हैं 1.87 इंटू 10⁻⁻9। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.15 आई डी इक्वल टू 0.15 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट। तो हमें पता है जो कंडक्शन करंट होता है, वी नो दैट, या वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं आई डी इक्वल टू होता है आई सी। तो आई सी इक्वल टू दिया गया था 0.15 एम्पियर। तो आप जनरली ऐसे भी कह सकते हो कि इसका सेम आंसर बस इतना ही होगा, आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड पे, बी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट कह रहा है इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, अच्छा जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। तो ऑफकोर्स यह एक्सप्लेन करता है, क्यों, जब कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, कंडक्टर करंट के इक्वल होता है इन डिस्प्लेसमेंट करंट, तो सेम ही होती है वैल्यू। इट मीन्स इसे हम सेम प्लेट्स पे जो वैलिड करता है, ईच प्लेट्स पे किरचॉफ्स रूल वो क्या करता है, सेम होता है। इसलिए इसका जो सी पार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है इन दिस सर्किट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्होंने दिया है फिगर 8.7 मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट के द्वारा वो बना गया है। ईच ऑफ रेडियस, एक का रेडियस मतलब दोनों का रेडियस, प्रत्येक का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हैज़ अ कैपेसिटेंस C इक्वल टू 100 पिकोफैरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, मतलब IC हमें निकालना है। ओके, तो आप लोग इसे पहले कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था। आइए हम लोग देखते हैं। बेटा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हल्का ही है। हल्का ही है क्या मतलब है यार कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है या आप बुक को रीड किया हो। देखो बेटा एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी को कभी आप लोग छोड़े ना। एनसीईआरटी को कभी आप लोग छोड़े ना। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी, बहुत यूजफुल बुक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो जो टर्म्स हमें दिया गया है उसे हम देखते हैं। उन्होंने एक ग्राफ दिया गया है, एक फिगर दिया है। इन दोनों को एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया, जिसका वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट। देन ओमेगा दिया गया है ना बेटा, ओमेगा ही दिया गया है। अगला देखिए आगे टर्म, जी हाँ, ये दिया गया है 300 रेडियन। 300 रेडियन पर सेकेंड इज ओमेगा। ठीक है, और क्या दिया गया है हमें? और हमें दिया गया है सर कैपेसिटेंस C इक्वल टू 100 पिको फैरड। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखते रहिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन सब सारे टर्म्स को रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमसे पूछा है कंडक्शन करंट, तो आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई XC। कंडक्शन कैपेसिटर, कंडक्शन कैपेसिटर ऑफ दिस वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/C होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे वी रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई 1/C। 1/ωc ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सर आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर इंटू ωc। हम वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? 230 वोल्ट इंटू ओमेगा की वैल्यू 300 इंटू कैपेसिटर 100 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैरड। और हम इसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 69 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 69 इंटू 10⁻। सॉल्व करिए, देखिए कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। 10⁻⁻7 और हम इसे लिखते हैं 6.9 इंटू 10⁻⁻6। जी हाँ, -6। और हम इसे आगे लिखते हैं 6.9 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 10⁻⁻6 एज वैल्यू ऑफ माइक्रो एम्पियर इज द आई रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका बी क्या कह रहा है? कह रहा है इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट होता है? तो ऑफकोर्स होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके थियोरेटिकल मतलब टेक्स्ट टर्म में हमने पढ़ा हुआ है। और या अभी आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी बताया है सर कि जो ID होता है वो IC के इक्वल होता है। I सफिक्स डी। क्या बी पार्ट इसका क्या कह रहा है बेटा? ये हमारा ए पार्ट था। अब हमारा बी पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है क्या IC इक्वल टू ID होता है? ऑफकोर्स होता है, ऑफकोर्स होता है। ओके, दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट। एंड सी पार्ट, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट। अच्छा, वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन 2 प्लेट। ये कह रहा है इन दोनों प्लेट्स के, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके जो कंटेंट है ना, पूछने का जो नज़रिया है बहुत अच्छा। ये कह रहा है कि ये एक्सिस है, यहाँ से R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट मीन्स B कितना होगा? तो हमें पता है B निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है ये हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी पार्ट। क्या लिखते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है μ0/2π I0/r² इंटू r। μ0/2π इंटू I/r² इंटू r। ओके, जी हाँ, I0, सॉरी। अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू? ये B इक्वल टू है, तो
तो बी इक्वल टू बेटा 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई नॉट की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं। जी हाँ, आई नॉट इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, और हमें आई नॉट पता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। आई नॉट इक्वल टू आई बाई आई रूट मीन स्क्वायर बाई रूट टू यहाँ सॉरी इतना इक्वल टू डिवाइड बाई रूट टू ना जी। तो आई नॉट की जगह क्या रखोगे, रूट टू। आई नॉट इक्वल टू रूट टू इंटू आई रूट मीन स्क्वायर। तो रूट टू आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है, आई नॉट की जगह हम क्या रखेंगे, रूट टू इंटू आई नॉट आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू 6.9 इंटू 10⁻⁻6 देन डिवाइड बाई आर की वैल्यू हमें रेडियस ऑफ दिस प्लेट कितना दिया गया है बेटा, रेडियस ऑफ दिस प्लेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया था, जी हाँ जल्दी बताएं, वो दिया गया है सर 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू, अब हम इस तरफ का इरेज करेंगे थोड़ा सा वैल्यूज, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना जी। इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिए दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। जी हाँ, नीचे तक वैल्यूज दिख रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इट मीन्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसके कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। जो इसकी वैल्यूज़ आएगी वो बहुत ईजिली तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। आप कहें तो हम कर दें, नहीं तो अन्यथा आप कर सकते हो, और ऐसा कुछ खास बात इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग कितना आएगा। हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, या आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे रखे 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, 2 बचेगा, देन 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, पता नहीं कितना आएगा, वो आप लोग कैलकुलेशन करोगे। 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू, अच्छा इसको हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करा लें तो एक टर्म हो जाएगा। और देखो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 3 9 जा 27, कैरी 2, 6 3 जा 18 टू 20.7 इंटू 10⁻⁻6 -2 -8 डिवाइड बाई 6 6 या 36 इंटू 10⁻⁻4। और हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। और हम इसे क्या करेंगे, पीको टेस्ला लिख सकते हैं, या नैनो टेस्ला लिखना हो तब क्या करेंगे हम, या तो एज इट इज भी लिख सकते हो, यही भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इतना टेस्ला। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉइंट मतलब सी पार्ट्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, what physical quantity is the same of X-ray of wavelength 10⁻⁻10 meter, red light of wavelength 6,800 angstrom and radio wave of wavelength 500 meter. What is the physical quantity of the वैल्यूज। अच्छा आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हमें क्या क्या दिया गया है, आप लोग पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन को कॉपी कर लें। सेकंड का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट इज दिस रिजल्ट। ओके, सी पार्ट इधर का नहीं है बेटा, ये हमारा सी पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग तो सारा कॉपी करने लग जाते हो, ये आपका सी पार्ट है, तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो थोड़ा स्पीड बनाना चाहिए हम लोग को, हमें लग रहा है आप लोग बना चुके हो, तो अब हमें बनाना चाहिए। और आप सारे टॉपिक्स या सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। आई होप कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। सारे न्यूमेरिकल्स देखो बेटा, स्कूल के टीचर्स न्यूमेरिकल्स नहीं कराते हैं,
और हमारे यहाँ पे भी अभी एनसीईआरटी को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, तो हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी को आप लोग प्रायोरिटी दें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपसे जेई में, नीट में 12 स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 12 लेवल के, 12 के बेस पर, तो 12 के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आपसे 12+1 का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दिया गया हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है एक्स रे की जो वेवलेंथ लेमडा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। ओके, और क्या दिया गया है, रेड लाइट का कितना दिया गया है, रेड लाइट का वेवलेंथ दिया गया है लेमडा इक्वल टू कितना दिया गया है, 6,800 एंगस्ट्रॉम, 800 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है रेडियो वेव का जो लेमडा दिया गया है, वेवलेंथ इट मीन्स दिया गया है, वो दिया गया है 500 मीटर। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो स्पीड होगी क्या सेम होगी। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर जब हम मीडियम को नहीं चेंज करते सारे वेवलेंथ में तो इनकी स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड सेम होती है। क्यों? क्योंकि मीडियम वही है। जब हम मीडियम को चेंज करते हैं तो उस पर जो टर्न होता है, इट मीन्स टर्निंग पॉइंट होती है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इट मीन्स स्पीड चेंज हो गई। और जब इसका, बेटा ध्यान से सुनना, जब इसकी मीडियम चेंज ना हो, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, टर्न का मतलब मुड़ना, मुड़ने की पॉइंट्स नहीं चेंज हो रहा है, जब ये मुड़ ही नहीं रहा है, जा ही रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके, बात समझ में आई। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोग लिख सकते हो c इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू लेमडा न्यू ना बेटा, लेमडा न्यू होता है। तो हम कहते हैं व्हेन मीडियम इज सेम ऑफ एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो वेव इज द सेम स्पीड, ओके, सेम स्पीड सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टेक्स्ट पार्ट है। आप लोग हमारा लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, अ प्लेन electromagnetic wave travel in a vacuum along z direction. What can you say about the direction it electric and magnetic field vectors? If the frequency of the wave is 300 megahertz, what is the wavelength? अच्छा जी, 4th में वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा, सॉरी, हमको दिया गया है, कह रहा है कि अगर हम प्लेन को z एक्सिस में चलाएं, दिस इज द z एक्सिस, तो जो इसका y और x होगा, y और x जो होगा, सॉरी x, इसे हम x एज्यूम करते हैं, ठीक। वो कह रहा है कि जब हम z एक्सिस में किसी प्लेन को चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन y में और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस में होता है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू दिया गया है 30 मेगाहर्ट्ज, तो इसे हम लिखेंगे 30 × 10⁶ हर्ट्ज। ओके, आगे कह रहा है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। आइए हम लोग कर लेते हैं, लेमडा इक्वल टू न्यू अपान सी, न्यू की वैल्यू 3 × 10⁶ डिवाइड बाई सी की वैल्यू 3 × सी अपान न्यू। लेमडा इक्वल टू सी अपान न्यू ना जी, लेमडा इक्वल टू सी अपान न्यू।
c अपॉन न्यू, और हम यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁶, और हम इसे सॉल्व करते हैं, आता है 10 मीटर। 10 टाइम्स आएगा जी हाँ, 10 मीटर। 10 मीटर ऑफ द वैल्यू ऑफ लेम्डा वेवलेंथ। ओके, अब आइए ये आंसर हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रेडियो कैन ट्यून इन टू से स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12.5 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर चल रहा है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, कह रहा है 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक ट्रेवल करता है, चलता है तो इसकी लेम्डा बताना है। तो लेम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू 1, तो लेम्डा इक्वल टू C3 इंटू 10⁸ इंटू 7.5 इंटू 10⁶, और इसे हम सॉल्व करते हैं, आता है 40 मीटर लेम्डा 1। अब हम आते हैं इस पर, निकालते हैं 12 पर। तो लेम्डा इक्वल टू C बाई न्यू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁶, और हम इसे सॉल्व करते हैं 25 मीटर। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ वेवलेंथ वो आएगा हमारा 25 मीटर से 40 मीटर के बीच में। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट द मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁹ हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन। तो हमें पता है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, न्यू क्या चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम। क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इज सेम होता है 10⁹ हर्ट्ज का इक्वल होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम V नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस तरफ, इसे हम इरेज करते हैं थर्ड को, और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है B नॉट इक्वल टू दिया गया है 510 नैनो टेस्ला, और क्या दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हमें पता है B नॉट इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन C। क्या होता है? E नॉट अपॉन C। या तो C इक्वल टू होता है C इक्वल टू E नॉट अपॉन B, तो B इक्वल टू E नॉट अपॉन C। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, E नॉट निकालना, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो E नॉट इक्वल टू C इंटू B नॉट, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई करा दो, B नॉट की वैल्यू 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, और इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 0 0, 3 0 0, 3 1 3, और 3 5 15, 1530 इंटू 10⁻⁻1, और इसे हम सॉल्व करते हैं 153 क्या लिखेंगे पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी E नॉट की। ओके, अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर पर कूलम्ब,
न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम एंड व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज, डिटरमाइन द वी नॉट ओमेगा के, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा बताना है, देन वेव नंबर्स बताने हैं के, और लेमडा की वैल्यू आपको बताना है, इट मीन्स वेव लेंथ बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि फिर क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज करने के बाद ही हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। जी हाँ, ओके, आप लोग कर सकते हो तो आप कॉस करते रहो, जब तक आपका प्रयास नहीं होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E नॉट इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम, और क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है सर C की वैल्यू दिया गया, इट मीन्स न्यू दिया गया है, कितना दिया गया है न्यू 50 कितना दिया गया, 50 मेगा हर्ट्ज दिया गया है, 50 मेगा हर्ट्ज दिया गया है, और हम इसे 50 इंटू 10⁶ हर्ट्ज लिखते हैं। अच्छा आगे देखिए अब क्या करना है, आगे हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला बी नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई सी, और करते हैं हम यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू 120 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸, और हम इसे सॉल्व करते हैं 40 इंटू 10⁻⁻8, और ये हमारा हो जाता है 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट। अब हमें क्या करना है बेटा, ए पार्ट ये था हमारा 8 का ए पार्ट। अब हम लोग आते हैं ओमेगा निकालना है। ओमेगा ए पार्ट में हमें बी निकल गया, ओमेगा निकालने की वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू, और 2 पाई न्यू तो 2 पाई इंटू न्यू की वैल्यू 50 इंटू 10⁶, और हम इसे सॉल्व करते हैं 100 इंटू 10⁸, पाई इंटू 10⁸, और हम इसे लिखते हैं 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है, के इज द वेव नंबर। तो के का जो फॉर्मेट होता है के इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बताएं, के ही निकालना है ना, के इक्वल टू होता है, या आप लोग लिख सकते हो के इक्वल टू ओमेगा अपन सी, ओमेगा अपन सी। ओमेगा की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 10⁸ पॉजिटिव में 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 1.5 के समथिंग आएगा, 1.5 के समथिंग ही आएगा, 1.5 रेडियन पर मीटर, रेडियन कितना, रेडियन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है वेव लेंथ। वेव लेंथ निकालने की फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपन के, तो हम लोग रखते हैं 2 पाई की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली रख देते हैं, तो 2 पाई इंटू के की वैल्यू 1.5, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, हमें लगता है ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1 कितना आएगा 6 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली, 6 मीटर, क्योंकि 3 2 जा 2 कैंसिल, हाँ 6 मीटर के समथिंग आएगा लेमडा की वैल्यू। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, बी पार्ट पे। ओके सॉरी ना, अब हम लोग आते हैं बी पार्ट, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सॉरी ओके, चलिए बी पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन। बी पार्ट में कह रहा है कि आपको बताना है एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एज्यूम करें कि जो वेव हमारा है
वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स डायरेक्शन। हम लोग क्या लिखते हैं, वेव ऑफ, एज्यूम दैट wave of electric field is the positive x axis। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है क्या, वेव के जो फील्ड्स हैं अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो ई नॉट इज इक्वल टू, हमें पता है ई वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या करें, मूव करें, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा जेड, अगर एक एक्सिस में मूव करेगा तो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, जेड में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड में होगा तो क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कहाँ हो जाएगा, तो बी नॉट, इसमें बी नॉट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा में हो जाएगा, बी नॉट में हो जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स। ओके, इस द ए जेड एक्सिस में हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं के कैप या कुछ भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द टर्मिनोलॉजी of different part of the electromagnetic spectrum is given in a text में जो दिया गया है, use the formula E is equal to h nu for energy of quantum of radiation photon and obtain the photon energy in unit of electron volt for of different part of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scale of photons energies that you obtained or released are related to the source of electromagnetic radiation? Okay, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हम यहाँ पे एज्यूम क्या, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 13, 14, 12 नंबर 11 के बाद 9, 10, 11 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें पेज नंबर 477 पर दिया गया है फोटॉन्स, द थियरी ऑफ फोटॉन्स। उसमें दिया गया है फोटॉन्स की जो थियरी होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बहुत अच्छी टॉपिक भी है बेटा, और आप लोग बहुत अच्छे से किए भी होंगे आई होप। आइए हम लोग चलते हैं, हमें 9 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एच न्यू होता है ना जी, तो हमें पता है एच सी डिवाइड बाई लेमडा इज द एनर्जी ऑफ द वैल्यू। अब हमसे कह रहे हैं अगर लेमडा इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू कितना होता है बेटा, अगर लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं तो ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और हम इसे सॉल्व करते हैं आता है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं। ये तो अभी जूल में था, ये जूल में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से क्या करा दो, डिवीजन करा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये हमारा एनर्जी आ गया लेमडा इक्वल टू 1 पर। अब हमें किस में निकालना है, अगर हम फॉर विजिबल लाइट लें, फॉर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट लेते हैं तो उसका जो लेमडा होता है वो मैक्सिमम होता है 500 नैनोमीटर से, लेमडा इक्वल टू 500 नैनोमीटर से होता है। तो हम लेमडा की वैल्यू, इट मीन्स इसी में हम क्या रखें 500 नैनोमीटर रख देंगे तो हमारा आ जाएगी वैल्यू, यही लिखते हैं ना, ई इक्वल टू एच न्यू एच सी अपान लेमडा,
तो यहाँ पे Hc की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आया है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड करा दो 500 इंटू 10⁻⁻, नैनो कूलम है ना, -19। और हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा E की वैल्यू आती है, कितना आ जाएगा आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम सिमिलरली सारे टर्म्स को लिखते हैं, इट मीन सारे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, जो हमारे वैल्यूज आते रहते हैं। इट मीन्स अलग अलग लेमडा पर अब आप क्या रखोगे, नेक्स्ट लेमडा विजिबिलिटी कितना है 500 से 550 नैनोमीटर तक है, किसका, एक्सरे का है। इसी तरह गामा और सारे रेज, रेड लाइट जो भी हैं आप सबको निकाल सकते हो। फॉर एक्सरे को अगर आपको निकालना हो तो कितना आ जाएगा, एक्सरे की जो वैल्यू आपको दिया गया है, शायद एक्सरे की वैल्यू एक्सरे ऑफ विजिबिलिटी 10 के पावर माइनस कितना दिया गया है, -10 देख लीजिए, -10 मीटर दिया है। लेमडा इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्सरे इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। और हम इसे सॉल्व करते हैं, इट मीन्स बस इसी के पावर क्या करा दो, E इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा। तो Hc की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10 के पावर -10, और ऊपर लेके जाओगे, ये भी माइनस में होगा, जी हाँ, ऊपर लेके जाओगे तो 1.24 इंटू 10⁻⁴ मीटर न्यूटन पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है सबको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया अब दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, सॉरी, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन sinusoidally at the frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude 48 वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट निकालना है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, इस वेव का वेवलेंथ निकालना है। तो आइए हम लोग करते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 9 आपका क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ओके, जी हाँ बेटा, मेरे भाई आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, क्वेश्चन समझोगे नहीं। कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है अगर हम प्लेन में साइनसॉइडल की तरह पे उसमें क्या कर दें, साइनसॉइडल का मतलब क्या होता है, जब किसी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल में हम क्या करें, हाँ आप कह सकते हो वायर, कंडक्टिंग वायर को क्या कर दो बेटा, उसमें लपेट दें, आप कह सकते हो सर्कुलर उसे लूप बना दें, और उसमें जो करंट फ्लो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और करंट जनरेट होता है। उसी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या दिया गया है। न्यू इक्वल टू दिया गया है 2 × 10⁻, कितना दिया गया है सर, 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। और क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E इक्वल टू 48 वोल्ट पर मीटर, यह दिया गया है। जी हाँ, आपसे पूछ रहा है लेमडा, लेमडा इक्वल टू C/न्यू, रखो C इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई न्यू की वैल्यू बेटा 2 × 10⁻10, और हम इसे सॉल्व करते हैं 1.5 × 10⁻⁻2, बस इज द वेवलेंथ ऑफ मीटर। ओके, और क्या करना है इसमें, देखिए इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.15 सेंटीमीटर कि 1.5 सेंटीमीटर इज द लेमडा वैल्यू, फर्स्ट पार्ट ए। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट में, क्या कह रहा है देखिए, बी पार्ट में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, बी पार्ट में कह रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। तो बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट डिवाइड बाई सी। तो ई नॉट की वैल्यू हमें दिया गया है 48 डिवाइड बाई 3 × 10⁸, और हम इसे सॉल्व करते हैं 116 × 10⁻⁻8, और हम लोग इसे लिखते हैं नीचे नहीं दिख रहा होगा,
हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.6, कितना लिखेंगे 1.6, जल्दी बताइए आप लोग। 1.6 इंटू 10⁻⁷। अजी -8 था ना, -8 ऊपर जाएगा, -8 हो जाएगा। देन हम इतना ही लिख सकते हैं, इतना टेस्ला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? सी पार्ट में कह रहा है सर, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालनी है, तो आइए वो भी एनर्जी सी पार्ट में देख लीजिए। सी पार्ट में एनर्जी की डेंसिटीज निकालनी है हमें। तो एनर्जी की जो डेंसिटीज होती है यू ई इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही वैल्यू होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होती है, सिमिलर होती है हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर। अभी कहाँ से आता है ये आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ से सॉल्व किया जाएगा। ये सी पार्ट हो गया। आगे कौन सा पार्ट दिया गया है? बस इतना ही है। जी हाँ, अब अगला हमारा एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एडिशनल एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि हम लोग चाहते हैं स्पेशली कि इस जो एडिशनल एक्सरसाइज हैं इससे हम लोग एडिशनल में 5 क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। और हमारे क्लास 12th की फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेकंड बुक के बारे में, जो कि हमारा सेकंड बुक है। उसका फर्स्ट चैप्टर है, क्या है फर्स्ट चैप्टर? आप लोग जानते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, वहाँ पे लाइट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। उस पूरे बुक में सिर्फ हम लाइट्स के ही बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट द लाइट्स के फिनोमेना क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसके वेव, उसके मूव करने का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही आज का लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर।